तद्धित प्रकरण के शैक्षिक अधिकार में पिछले वीडियो में हमने ठय प्रत्यय का उदाहरण आध्यात्मिकम रूप सिद्ध किया था। अब यहाँ एक नवीन शब्द को देखेंगे जो पिछले वीडियो में वार्तिक बताया गया था। अध्यात्मादेश ठय ईष्यते अर्थात अध्यात्म आदि सप्तम्यंत प्रातिपदिक से भव अर्थ में तद्धित संज्ञक ठय प्रत्यय करना अभीष्ट है, ऐसा वार्तिक के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ दूसरा शब्द बनता है आधिभौतिकम। आधिभौतिकम शब्द का यदि हम विग्रह देखें तो दो तरह के विग्रह हम करते हैं, एक लौकिक विग्रह और एक अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह का यदि हम रूप देखें तो अधिभूतम अधिभूते वा भवम, इस प्रकार से लौकिक विग्रह किया जाता है। तो यहाँ भव अर्थ में सप्तम्यंत अधिभूत शब्द से प्रत्यय का विधान कहा गया है, अतः अलौकिक विग्रह बनेगा अधिभूत प्लस गी। अब यह सप्तम्यंत अवस्था प्राप्त होती है, तदुपरांत हम रूप सिद्धि की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम हम विधायक सूत्र या वार्तिक के द्वारा प्रत्यय की प्राप्ति करते हैं। तो हमारा वार्तिक यहाँ अभीष्ट है अध्यात्मादेश ठय ईष्यते। तो इस वार्तिक से अधिदेव इस सप्तम्यंत सुबंत से शैक्षिक अर्थ में तत्र भवः इस अर्थ में ठय प्रत्यय का विधान करना अभीष्ट है। तब हमारी स्थिति बनती है अधिभूत प्लस गी प्लस ठय। अब यहाँ ठय प्रत्यय प्राप्त होने के बाद हमारा पूरा शब्द तद्धित का बन जाता है। अतः सर्वप्रथम हम उस तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। उसके लिए सूत्र निश्चित किया गया है कृत तद्धित समासाश्च। कृत प्रत्ययांत, तद्धित प्रत्ययांत और समासांत शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो यहाँ तद्धितांत होने के कारण अभी अधिभूत प्लस गी प्लस ठय की प्रातिपदिक संज्ञा हुई। सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र कहता है कि प्रातिपदिक में अवस्थित सुप विभक्ति का लुक हुआ करता है। तो यहाँ हमारे पास सुप विभक्ति है गी। अधिभूत प्लस गी जो अलौकिक विग्रह हमने किया था सप्तम्यंत में, तो वह गी विभक्ति हमारा सुप है। अतः सुपो धातु प्रातिपदिकयो से उस गी का लुक हुआ, तब हमारी स्थिति बनी अधिभूत प्लस ठय। अब प्रत्यय में क्या विकार किया जाना है, उन विकारों की ओर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। तब हम देखते हैं कि ठय में अंतिम हल वर्ण है यकार। तो हलंत्यम सूत्र कहता है कि अंतिम हल वर्ण की नित्य इत संज्ञा हुआ करती है। तो यकार अंतिम हल होने के कारण अलंत्यम सूत्र से इत संज्ञक हुआ। तदुपरांत जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका नित्य लोप होता है, जिसके लिए सूत्र निर्देश किया गया है तस्य लोपः। इस सूत्र से इत संज्ञक यकार का लोप हो जाता है, तब हमारी स्थिति बनती है अधिभूत प्लस ठ। अब ऐसी स्थिति में अधिभूत प्लस ठ इस अवस्था को यदि हम देखें तो ठ प्रत्यय में ठकार है और ठकार को इक आदेश होता है। तो ठस्येकः सूत्र कहता है अंग से परे ठ को इक आदेश होता है। तो यहाँ हमारा ठ प्रत्यय में जो अकार था उसे हम यदि माने, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था दो प्रकार की अवस्थाएं या दो प्रकार के पक्ष प्रस्तुत किए गए हैं व्याकरण शास्त्र में। तो
एक तो वर्ण पक्ष। वर्ण पक्ष कहता है कि ठ में स्थित अकार जो होता है वह उच्चारणार्थक होता है। तो अनेकानेक विद्वानों ने इसी वर्ण पक्ष को महत्व देकर के हल ठ को ही एक आदेश माना है। हम भी उसी ओर अग्रसर हैं। तो ठस्ये का कहता है कि अंग से परे हल ठकार को एक आदेश होता है। तो यहाँ हमारी स्थिति बनती है अधिभूत प्लस एक। अब यहाँ यदि हम देखें तो एक नवीन सूत्र प्रवृत्त होता है। वह नवीन सूत्र है अनुशतादिकानांच। इस सूत्र के अनुसार अनुशतिकादि गण में स्थित शब्दों के दो पदों में, दोनों पदों के आदि अच को वृद्धि आदेश होता है, ञित णित या कित प्रत्यय परे रहते। तो यहाँ हमारा ञित प्रत्ययांत एक प्रत्यय है और यहाँ अधिभूत शब्द को हम अनुशतिकादि गण में मान करके अधिदेव में स्थित दोनों पदों अर्थात अधि तथा देव के दोनों अचों को वृद्धि आदेश करते हैं। तब हमारी स्थिति बनती है आधिभौत प्लस एक। एक बार पुनः देख लें, अनुशतादिका नाम च। इस सूत्र से के अनुसार अनुशतादि गण में स्थित शब्दों से परे यदि ञेत णित या कित प्रत्यय हो तो उन शब्दों के दोनों अचों को वृद्धि आदेश होता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि अनुशतादि गण में जितने भी पद मिलेंगे उनमें दो पदों का एक साथ प्रयोग देखने को मिलता है। समास प्रक्रिया की हुई होगी। इसका तात्पर्य यह है कि समासांत शब्द होगा और समासांत में दो पदों का संयोग किया जाता है। तो उसी का प्रवृत्ति यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि उन दोनों पदों के आदि अचों को वृद्धि आदेश होता है। तो यहाँ हमारे पास अधि और देव दो पद हैं। तो इन दोनों के आदि अच अर्थात अधि के अकार और देव के एकार को वृद्धि आदेश हुआ। तो अ को वृद्धि आ होती है तब आधि बना और ए को वृद्धि औ होती है। ओ को वृद्धि ऊ को वृद्धि औ होती है। तो ऐसी स्थिति में आधिभौत शब्द बना। तो इस प्रकार से आधिभौत प्लस एक यह अवस्था प्राप्त होती है। अब एक प्रत्यय ञित का है। अतः यशेति च सूत्र से तद्धित प्रत्यय परे होने पर भ संज्ञक टी अर्थात आधिभौत के त में स्थित आकार का लोप प्राप्त होता है। ब संज्ञा भी में पूर्व में और टी संज्ञा भी पूर्व में कई जगहों पर प्रयोग किया गया है। उसका संज्ञाओं का उल्लेख तथा व्याख्या की जा चुकी है। पुनः एक बार भ संज्ञा यचि भम सूत्र से यकार अथवा अच प्रत्यय परे होने पर पूर्व वर्ण समुदाय की भ संज्ञा होती है। तो यहाँ इक में ई स्थित है अर्थात अच है। तो इससे पूर्व वर्ण समुदाय आधिभौत जो है वो भ संज्ञक हुआ। और टी क्या होती है? अचो अंत्यादि टी। अचों में जो अंतिम अच होता है उसकी टी संज्ञा होती है। तो भौत में अंतिम अच त में अ है। तो ऐसी स्थिति में त के आकार को यशेति च सूत्र से भ संज्ञक टी का लोप हो जाता है। तो आधिभौत के त में स्थित आकार का लोप हो जाता है। तब आधिभौत प्लस एक अर्थात संयोग करने पर आधिभौतिक रूप बनता है। यह तद्धित का एक नवीन शब्द
बन जाता है। अब तद्धित के शब्द से आगे पद बनाने की प्रक्रिया के लिए हमें जैसा ज्ञात है सुप विभक्तियों की आवश्यकता रहती है। अतः सु औजस इत्यादि सूत्र के साथ सुपह, प्रत्ययः, परश्च और ज्ञाप प्रातिपदिकात, इन सूत्रों की सहायता से हम प्रातिपदिक आदि भौतिक से परे सुप प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। सुप प्रत्ययों में 21 प्रत्ययों का विधान सु औजस आदि के सूत्र से किया गया है। अतः हमें प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में यदि देखें तो द्वयेकयोर द्विवचनैक वचने इस सूत्र से एकत्व की विवक्षा में प्रथमा विभक्ति में सु विभक्ति प्राप्त होती है। अब विशेषानुसार यहाँ पर आदि भौतिकम नपुंसक लिंग का पद बनेगा। अतः नपुंसक लिंग में अतोम सूत्र से अदंत से परे सु को अम आदेश होता है। अतः आदि भौतिक प्लस अम यह स्थिति बनती है। और अमी पूर्वः सूत्र कहता है अम प्रत्यय परे हो, अत से परे यदि अम प्रत्यय हो तो पूर्व और पर दोनों अकारों के स्थान पर एक पूर्व रूप आदेश होता है। तो अत से परे यदि अम का आकार होगा तो इसका तात्पर्य यह है कि दोनों स्थानों पर आकार होगा। तो ऐसी अकारों को पूर्व रूप, पूर्व का जैसा वर्ण है अर्थात पूर्व के आकार के अनुसार अकार आदेश होकर आदि भौतिकम यह रूप सिद्ध होता है। तो ऐसी स्थिति में हम आदि भौतिकम विशेषानुसार नपुंसक लिंग का रूप सिद्ध करते हैं। इसी प्रकार से हम पुल्लिंग में भी यदि कोई रूप बनाना चाहें तो इसी प्रक्रिया अनुसार पुल्लिंग का रूप भी बन जाता है। धन्यवाद।